नमस्कार। थर्ड गेट की जो टास्क आधारित टेस्ट सीरीज है उसके पहले पेपर का सॉल्यूशन एसएसटी L2 में पॉलिटिकल साइंस के पर्सन है उनको हम देखते हैं। पेपर देके आपने पता लग गया होगा कि कितना हमने अच्छी तरह से क्लास में इसका स्टडी किया था। अब जो है थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन देखते हैं आराम से। देखो, पहला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात नागरिकता संबंधी संवैधानिक प्रावधान किसके बारे में पूछ रहा है? नागरिकता संबंधी संवैधानिक प्रावधान निम्नांकित में से किस दिनांक से लागू किए गए? तो जब हमने संविधान सभा का अध्ययन किया था तब हमने पूरा डिटेल से पढ़ा था कि 26 नवंबर 1949 को संविधान जब बना तो आंशिक रूप से 16 अनुच्छेदों को लागू किया था। ठीक है, और इन 16 अनुच्छेदों में जो प्रावधान थे वो जैसे निर्वाचन संबंधी प्रावधान थे, नागरिकता के प्रावधान थे और संक्रमणकालीन प्रावधान थे। अब यहाँ बात तो क्या कर रहा है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान, तो मैंने कहा ना कि लगभग 3 इंपॉर्टेंट प्रावधान हमने उसी दिन लागू कर दिए थे जिस दिन संविधान को हमने अंगीकृत, अधिकृत और क्या किया था, आत्मार्पित किया था। ठीक है, तो नागरिकता संबंधी प्रावधान कब से हो गए हैं? 26 नवंबर 1949 से ही हमने क्या कर लिए थे, लागू कर दिए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षरों को संलग्न किया था? तो ये हमने बात की थी ना कि संविधान सभा के अंतिम प्रारूप पे कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 284। बड़ा आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, निम्न से कौन सा संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? प्रारूप समिति एक महत्वपूर्ण समिति थी और चर्चा हमारी हुई थी कि ये 7 सदस्यीय समिति थी और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर साहब के अलावा इस समिति में 6 लोग और थे। ठीक है, और 6 लोगों में कौन था? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, बिल्कुल ये ठीक समिति में थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, बिल्कुल ये भी समिति में थे। के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डी.पी. खेतान, आपके सरदार पटेल इसमें नहीं थे और ना ही इसमें नेहरू थे। सरदार पटेल कौन सी समिति के चेयरमैन थे? मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक मामलों की समिति के अध्यक्ष थे। और संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन हो गए? तो 1 और 4, 1 और 3, देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये रहा, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है, 7 सदस्यीय समिति थी। 29 जून 1947 को समिति का गठन हुआ था। सारी चर्चा हमने क्लासरूम में डिटेल से की थी। चलिए आगे देखो, निम्न से संविधान सभा की किस समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की? अब आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। एक तो है संचालन समिति, एक है संघ शक्ति समिति, एक है मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक मामलों की समिति और एक है प्रांतीय संविधान समिति। ठीक है, मैंने जब क्लास में अपने चर्चा की थी तो मैंने कहा कि जहां संघ शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, संघ शक्ति समिति या संघ संविधान समिति, उन समितियों की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित नेहरू ने की थी। ठीक है, और ये पूछ भी क्या रहे हैं आपसे कि जवाहरलाल नेहरू ने किस समिति की अध्यक्षता की थी? तो आपका उत्तर हो गया राइट, कौन सा? संघ शक्ति समिति। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखो, भारतीय संविधान, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, संविधान विभक्त है। ठीक है, 26 अध्यायों में, 22 अध्यायों में, 24 अध्यायों में और 25 अध्यायों में। अब देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो हम बात करें क्रम की, तो क्रम तो आज भी भारतीय संविधान में कितने हैं? 22 अध्यायों में विभाजित है। लेकिन जैसे हमने इसमें क्योंकि भाग 4 में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? निर्देशक तत्व। ठीक है, 4 में हमने एक और जोड़ दिया है। कौन सा जोड़ दिया है? 4 के, तो विषय एक बढ़ गया है। फिर भाग 9 में क्या आता है? पंचायती राज। इसमें नगरीय निकायों के लिए भाग 1 कौन सा जोड़ दिया है? तो विषय एक और बढ़ गया है। ठीक है, और भाग 14 में क्या है? संघ लोक सेवा आयोग और आपके राज्य के लोक सेवा आयोग।
इसमें एक अभिकरण के लिए कौन सा कर दिया है, 14 का है। तो संख्या आज भी बात करें तो भारतीय संविधान में जो अध्याय हैं उनकी संख्या कितनी, 22 है। लेकिन 22 अध्यायों में विषयों की बात करें तो लगभग 25 विषय इसमें शामिल हो चुके हैं। तो राइट आंसर आपको ये रखना है, कौन सा, कितने अध्याय में विभाजित है, 22 अध्याय। नेक्स्ट देखो, इसको ध्यान से देखना। ये सुमेलित करवा रहा है कि एक तरफ बहुत सारे प्रावधान हैं और एक तरफ राष्ट्रों के नाम है कि कौन से देश से कौन सी व्यवस्था ली है। आसानी से मिलाने का प्रयास करो। संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली का जनक राष्ट्र कौन है, कौन है, ब्रिटेन। तो बी में कौन सा है, 3, इसका मतलब ए और बी में से सही होगा। ठीक, निर्देशक तत्व है आयरलैंड, ठीक है। तो सी में कौन सा है, 2। फिर अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से, तो डी में कौन सा हो गया, 4। ठीक, इसका मतलब ये 2 तो पहले से ऑलरेडी सुमेलित है, 2 को क्रॉस करना है। राइट आंसर कौन सा हो गया, यानी न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था और बिल ऑफ राइट्स को हमने कहां से लिया है, अमेरिका से। लोकतंत्र की संसदीय व्यवस्था जो है वो हमने ली है ब्रिटेन से। नीति के निर्देशक तत्वों का समावेश हमने कहां से किया, आयरलैंड से। और अवशिष्ट शक्तियों पर संघ का नियंत्रण रहेगा, ये प्रावधान कहां से लिया है, कनाडा से। ठीक है, तो इसका ए में 1, बी में 3, सी में 4 और सी में 2 और डी में 4। राइट आंसर कौन सा हो गया, बी ऑप्शन सही आपका। नेक्स्ट देखो, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र है, भारत एक गणराज्य है, भारत एक रिपब्लिक स्टेट है। ठीक है, इन सब बातों का एक ही अर्थ होता है। अब भारत गणराज्य क्यों है, तो बात चर्चा हुई थी ना कि जिस देश का संवैधानिक प्रधान निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, गणराज्य। देखो जरा ऑप्शन, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, देश स्वतंत्र है, देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है, देश में अंतिम सत्ता संसद में। ठीक है, तो देखो सीधा पहले ऑप्शन आपको मिल गया कि हेड ऑफ स्टेट जो भारत का है, आपको पता है ना कि राष्ट्रपति को किस नाम से बोलते हैं, राष्ट्रपति बोले जाते हैं हेड ऑफ स्टेट, यानी राज्याध्यक्ष। ठीक है, और प्रधानमंत्री को किस नाम से संबोधित करते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट, क्या बोलेंगे, शासनाध्यक्ष। ठीक है, अब यहां सीधा हो गया कि भारत का हेड ऑफ स्टेट कैसा होता है, निर्वाचित, और जहां का हेड ऑफ स्टेट निर्वाचित होगा वो क्या होगा, एक रिपब्लिक स्टेट होगा, एक क्या होगा, गणराज्य होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, ये पूछ रहा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब एक हमें गलत ऑप्शन देखना है इसमें। भारत में संसदीय प्रणाली है, बिल्कुल है, संसदीय प्रणाली है। और संसदीय प्रणाली के फीचर मैंने आपको बताए थे कि संसदीय प्रणाली का एक फीचर तो ये होता है कि इसमें दोहरी क्या होती है, कार्यपालिका, एक संवैधानिक और एक वास्तविक। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, सामूहिक उत्तरदायित्व, ये भी हमारी बात हुई थी। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें कार्यकाल की निश्चितता नहीं होती, कार्यकाल कैसा होता है, अनिश्चित। और ये तीनों व्यवस्था भारतीय संसदीय प्रणाली में देखी जा सकती है। अध्यक्षात्मक भारत में नहीं है, तो उत्तर तो सीधा हो गया कि अध्यक्षात्मक आपको श्रेष्ठ एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा, अमेरिका में मिलेगा। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, बिल्कुल ठीक बात है। और संघात्मक ढांचा भारत में है, क्योंकि भारत में शक्तियाँ विकेंद्रित हैं, ना कि केंद्रित। संघ और राज्य में, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में हमने इनको क्या कर रखा, विभाजित। तो हमें पूछा है कि कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है, तो सीधा आ जाएगा कौन सा है, भारत में अध्यक्षात्मक सरकार नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, अब देखो इसका उत्तर मैंने आपको पिछले प्रश्न में दे दिया है, ये रहा, संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, ये रहा, संसदीय के कितने लक्षण बताए हैं, दोहरी कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व और कार्यकाल अनिश्चित। अब देखो जरा इसमें ढूंढने का प्रयास करो। लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ये बातें तो सारी ठीक हैं, लेकिन संसदीय प्रणाली का लक्षण देखो, ये रहा, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और मैंने थोड़ी देर पहले लिखा कि उत्तरदायित्व भी कैसा है, कैसा है, उत्तरदायित्व भी आपका कैसा है, सामूहिक उत्तरदायित्व है। ठीक है, तो सीधा लक्षण मिल गया कि भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और ये भारतीय संसदीय प्रणाली का क्या है, लक्षण है। चले, तो राइट आंसर कौन सा हो गया इसका, डी वाला। आगे देखो, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न से कौन सर्वोच्च है,
यानी किसकी सर्वोच्चता होती है भारत में? संसद सर्वोच्च होता है, राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है, संविधान सर्वोच्च होता है, या न्यायपालिका सर्वोच्च है? तो भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। किसकी है? भारत में जो सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों को जो शक्तियां प्रदान की गई हैं वो संविधान प्रदत्त शक्तियां हैं। ठीक है, अगर ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में आपको ये दिखाई देती व्यवस्था कौन सी? ब्रिटेन में संसद प्रधान होती है, इसका मतलब वहां संसद की सर्वोच्चता है। लेकिन भारत में किसकी है? संविधान की सर्वोच्चता है, यानी सारी शक्तियों का स्रोत क्या है? भारतीय संविधान ही होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान की सर्वोच्चता। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के इनमें से कौन सी विशेषता है? फिर एक बार आपको क्या पूछ रहे हैं? विशेषताएं पूछ रहे हैं, इनमें से देखना है। भारत में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, बिल्कुल ठीक बात है, और भारत गणराज्य है क्योंकि भारत का प्रधान निर्वाचित होता है। भारत में मताधिकार किस आधार पर प्राप्त है? वयस्क मताधिकार। ठीक है, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों का प्रावधान और राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ है। तो यहां पर अगर देखें तो ये आपको चारों ही ऑप्शन क्या है इसमें सही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे लक्षण जो है वो भारतीय संघीय व्यवस्था के या भारतीय संसदीय व्यवस्था के देखे जा सकते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हैं। अगला देखो, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? यहां पूछ रहे हैं कौन कौन से कथन, नीचे पैर बनाए हुए हैं। पहला देखो, ये वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। ठीक है, तो अब आप इसको देखो, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी, पहली बात होगी, तो एक तो कट गया। दूसरा ये कह रहा बहुदलीय संरचना नहीं थी, बहुदलीय संरचना थी। ठीक, कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, बिल्कुल ठीक बात है, और ये वयस्क मताधिकार पे भी आधारित थी। तो राइट आंसर 1 और 4 आपका क्लियर है। नेक्स्ट देखो, 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? तो अब देखो, इसके थोड़ा सा आप इसको समझो। तो मैंने आपसे कहा था कि संविधान सभा के मुख्यतः 2 दायित्व निर्धारित किए गए थे। एक इसका प्रमुख दायित्व जो था वो ये था कि आपको मुख्य रूप से क्या करना है? संविधान का निर्माण करना है, और जब तक भारत में संसद का गठन नहीं होता है तब तक आपको क्या करना है? ये काम भी करना है। ठीक, तो कानून निर्माण का कार्य तो संविधान सभा तब तक करती रही जब तक भारत में संसद का गठन नहीं हो गया। लेकिन ये क्या पूछ रहे हैं कि पहली बैठक से भारतीय संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? ठीक है, तो संविधान लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950। तो आप इसको देखो, जल्दबाजी में ये ऑप्शन जो आपको दिखे ना, ये समय है 26 नवंबर 1949 तक, जिस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया। हमें यहां पर देखना है कौन सा, कि लागू होने तक कितना समय हो गया था। तो राइट आंसर होगा 3 वर्ष 1 माह और कौन सा है? 16 दिन। चलिए आगे देखो, हाँ ये हो गया आपका 108। नेक्स्ट देखो, कौन सा प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? ठीक है, देखो प्रावधान, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, बिल्कुल आयरलैंड से है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा, आर्टिकल 54 वाला प्रावधान बिल्कुल आयरलैंड से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय की परामर्शदात्री शक्ति नीति निर्देशक तत्व है, ये तो जग जाहिर है, बहुत सालों तक प्रश्न आ रहा है। ठीक है, तो 1, 2 और 4 ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब देखो इसका लास्ट प्रश्न, किसने भारत की संविधान सभा को क्या कहा है? चलायमान राष्ट्र। ये आपका कोटेशन है, और राइट आंसर इसका कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू। नेहरू ने संविधान सभा को कहा कि एक चलायमान राष्ट्र है जो हमेशा प्रगतिशील रहेगा, बदलाव रहेगा, गतिशील रहेगा। ठीक है, तो ये आपके एसएसटी में पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन था जिसके प्रश्न थे। अगले सॉल्यूशन हिस्ट्री के लिए सर तैयार है। प्रयास प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्रथम जो टास्क आधारित ग्रेड 3 एसएसटी का जो पेपर हुआ था उसमें इकोनॉमिक्स का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम। इसमें 111 नंबर से अपने क्वेश्चन हैं, तो देखिए
111 क्वेश्चन है, आर्थिक गतिविधियों को किन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो आर्थिक गतिविधियों को किन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो यहाँ है संगठित क्षेत्रक, निजी क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक व तृतीय क्षेत्रक, और चौथा है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ क्षेत्र। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा सी, आंसर राइट रहेगा, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तृतीयक क्षेत्र में 2 पार्ट किए गए हैं, चतुर्थक क्षेत्र और पंचमक क्षेत्र। तो यह आंसर हो जाएगा अपना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक काम पर आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हों उसे कहा जाता है। तो आवश्यकता से अधिक मतलब उत्पादन में जो अधिक श्रमिक लगाया जाता है, जब उसका कोई भी योगदान उत्पादन में नहीं होता है, तो वो होती है आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। कौन सी बेरोजगारी कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। यानी आवश्यकता से अधिक मजदूर काम कर रहे हों, और जैसे 5 श्रमिक पहले लगा रखे हैं, 6ठा श्रमिक भी लगा दिया जाए तो भी उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़े, तो उसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास एक उत्पाद है, यानी कपास कौन से क्षेत्र का उत्पाद है? तो प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद है ये। प्राथमिक क्षेत्र का क्यों है? क्योंकि प्रकृति से डायरेक्ट इसका संबंध है। उत्पादन कहाँ से हो रहा है? प्रकृति से हो रहा है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कपास एक प्राथमिक उत्पाद है, प्राथमिक उत्पाद है। वह गतिविधियां जो स्वयं वस्तु का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग देती हैं, खुद उत्पादन नहीं करती हैं लेकिन सहयोग देती हैं। उत्पादन कहाँ से होता है? प्राथमिक क्षेत्र से। सहयोग कौन सा क्षेत्र देता है? सेवा क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र को ही कौन सा क्षेत्र भी कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, रिक्तस्थान है, क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राथमिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में। तो जब भी किसी वस्तु को रूप परिवर्तित कर दिया जाता है तो वो होता है कौन सा? औद्योगिक क्षेत्र। और औद्योगिक क्षेत्र को कौन सा भी कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र भी कहते हैं। सहारा एयरलाइंस और रिलायंस उदाहरण हैं। तो देखो, सहारा, रिलायंस ये कैसे हैं? निजी क्षेत्र हैं। कौन से क्षेत्र हैं? प्राइवेट हैं। तो कौन से क्षेत्र हो गए? निजी क्षेत्र। निम्न में से कौन सा अधिनियम टिस्को जैसी कंपनी के लिए लागू नहीं होता? लागू नहीं होता। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये लागू नहीं होता है, बाकी सारे के सारे लागू होते हैं। जब प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करके वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करके वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं, तो वह क्षेत्र की गतिविधि होती है। कौन से क्षेत्र की गतिविधि होती है? तो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि होती है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र का, तो सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य होता है जन सुविधा और लोक कल्याण करना। असंगठित क्षेत्र के सदस्य कौन हैं? असंगठित क्षेत्र, नियम और कानून के आधार पर अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, 2 क्षेत्रों में बांटा गया है, संगठित और असंगठित। तो यहाँ देखिए, भूमिहीन, कृषि श्रमिक, छोटे और सीमांत किसान, पसाल, बटाईदार, कारीगर, ये सारे के सारे ही असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, वे उद्यम अथवा कार्यक्षेत्र जिनमें नियमित रोजगार अवधि होती है। नियमित रोजगार अवधि होती है, सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, जहाँ नियम विनियमों का पालन किया जाता है, तो वो कहलाता है कौन सा क्षेत्र? संगठित क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है? तो प्राथमिक क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है, और जीडीपी में सर्वाधिक जो योगदान होता है वो तृतीय क्षेत्र का होता है। वह स्थिति जिसमें श्रमिक काम तो करते हैं परंतु वे पूर्णतः रोजगार में नहीं लगे होते हैं, अर्थात श्रमिकों को उनके सामर्थ्य यानी सक्षमता या क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है, तो होती है अल्प बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी? अल्प बेरोजगारी। निम्न में से किस आधार पर क्षेत्रकों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के वर्गीकृत किया जाता है? तो स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ देखिए, उद्यम का स्वामित्व, आर्थिक
गतिविधियों को महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पर जिन विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाता है उनको क्षेत्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षेत्रक कहा जाता है। नेक्स्ट, ज्योग्राफी वाले हैं क्या सर? स्वागत है दोस्तों आपका प्रयास एडू हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे एसएसटी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आज हमने टेस्ट में लिए थे उनके बारे में। तो दोस्तों बस बिना देरी किए शुरू करते हैं हम आज का ये जो लाइव सेशन है, इसे लेते हैं। हमारा आज का पहला जो क्वेश्चन है एसएसटी ज्योग्राफी से रिलेटेड जो 126 से हमारा शुरू हुआ था, तो हम उसकी हम बात कर लेते हैं। 126 से शुरू हुआ था, तो यहां पर आ जाता है हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में। तो अब हम देख लेते हैं फटाफट से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अभी पहला, कि पृथ्वी की घूर्णन गति के बारे में कौन सा जो प्रभाव है वो सही है, यानी कौन सा प्रभाव घूर्णन गति से उत्पन्न होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले घूर्णन गति से क्या बनता है, दिन और रात का क्रम तो बिल्कुल सही है, ये घूर्णन गति से बनता है। दिन और रात का क्रम, तो दिन और रात का क्रम बनता है, ये ध्यान रखना है। फिर है ऋतुओं का निर्माण। नहीं भाई, ऋतुओं का निर्माण घूर्णन गति से नहीं होता है, ऋतुओं का निर्माण होता है परिक्रमण गति की वजह से। ऋतुओं का निर्माण परिक्रमण गति के कारण होता है, घूर्णन के कारण नहीं होता है। दूसरी बात, ज्वार भाटा जो है, ये ज्वार भाटा जो है ना दोस्तों, ये चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति, चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के कारण उत्पन्न होता है। चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के कारण उत्पन्न होता है, ये याद रखना है। तो ये भी इसमें रॉन्ग हो जाएगा, तो ये राइट आंसर होगा केवल कि पृथ्वी की घूर्णन गति से क्या होता है, दिन और रात ही प्रभावित होते हैं, यानी दिन और रात ही बनते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी की धुरी का झुकाव कितना है। दोस्तों हमारी जो पृथ्वी है वो कुछ इस तरह से है। ये हमारी पृथ्वी का ये जो आप झुकाव देख रहे हो, ये है 66.5 डिग्री का झुकाव, और ये जो आप झुकाव देख रहे हो ये है 23.5 डिग्री का झुकाव, और इस झुकाव को आप यहां पे भी 23.5 डिग्री मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये वाला जो झुकाव है ना दोस्तों, इस झुकाव को तो कहते हैं कक्षीय झुकाव, कक्षीय झुकाव, और इस झुकाव को कहते हैं अक्षीय झुकाव, अक्षीय झुकाव, ये ध्यान रखना है। तो अब धुरी का झुकाव यानी एक्सियल जो टिल्ट है वो अक्षीय झुकाव ध्रुवीय ही होता है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके, नेक्स्ट है, वर्ष के कौन से 2 दिन होते हैं जब दिन और रात की अवधि समान होती है। दोस्तों दिन और रात की अवधि जो होती है वो कब समान होती है, विषुव के दिन, विषुव के दिन समान होती है। और विषुव के दिन जो हमारा सूर्य है वो भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, और भूमध्य रेखा पर वर्ष में 2 ही बार सीधा चमकता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। इसी को क्या होता है, दिन और रात की अवधि क्या होती है, बिल्कुल समान होती है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, पृथ्वी की धुरी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये बिल्कुल सही है, तो कथन ए सही है। कारण, पृथ्वी को के झुकाव के कारण दिन और रात की अवधि साल भर एक समान रहती है। देखो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसके बारे में कि पृथ्वी की जो झुकाव है, झुकाव के कारण दिन और रात की जो अवधि है एक समान नहीं रहती है, झुकाव के कारण ये अवधि परिवर्तित होती है। तो इसका जो कारण है गलत है, और इसमें जो है वो सी ऑप्शन हो जाएगा कि ए सही है लेकिन आर गलत है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की घूर्णन गति से दिन रात होता है, बिल्कुल ये सही है। और फिर है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है, ये भी सही है। तो ए आर दोनों सही है, व्याख्या नहीं है, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर, तो ये सही है फिर, है ना। तो बी आंसर जो हो जाएगा वो सही है कि घूर्णन गति भी कर रही है, और ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं करता है ना, और परिक्रमा तो करती ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है भाई। दूसरा, पृथ्वी की परिक्रमण गति और झुकी हुई धुरी ऋतुओं के परिवर्तन का कारण बनती है, बिल्कुल सही। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। तो राइट आंसर है
ए आर दोनों सही है। अब हम ए आर की सही व्याख्या करता है। तो पृथ्वी की धुरी का झुके हुए होना बहुत जरूरी है। यदि ध्यान देना कि यदि पृथ्वी झुकी हुई नहीं हो और फिर भी सीधा रोटेशन और परिक्रमण करती जाए तो उससे ना दिन रात की अवधि कभी नहीं भी बदलेगी। हमेशा पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या रहेंगे, समान रहेंगे। यह ध्यान रखना है। ओके, तो झुका हुआ होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमण गति का कोई प्रभाव दिन रात पर नहीं पड़ता। दोस्तों, ये कथन पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है ना, इसका प्रभाव दिन और रात पर पड़ता है। परिक्रमण गति की वजह से दिन और रात क्या होते हैं, छोटे बड़े। दिन रात छोटे बड़े होते हैं। ठीक है, तो परिक्रमण गति की वजह से दिन और रात छोटे बड़े होते हैं, यह ध्यान रखना है। दूसरा कारण देखते हैं कि परिक्रमण गति वर्ष की लंबाई तय करती है। बिल्कुल ये सही है। तो इसमें ए गलत है, आर सही है। अब देख लेते हैं अपन, ए गलत है, आर सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात का परिवर्तन होता है। ठीक है, पृथ्वी पर दिन और रात का परिवर्तन होता ही है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, यह भी सही है, कारण भी सही है। अब व्याख्या जो है दोस्तों, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही क्या हुए हैं, दिन और रात होते हैं। तो बिल्कुल, तो ए और आर दोनों सही हैं और ए आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगा देता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। 27.5 दिन में जो है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर देता है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। पृथ्वी के किस स्थान पर उसकी घूर्णन गति सबसे ज्यादा होती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। पृथ्वी की जो घूर्णन गति है ना, वो सबसे ज्यादा, जैसे ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो सबसे ज्यादा तो कहां होती है? भूमध्य रेखा पे। भूमध्य रेखा पे घूर्णन गति सबसे ज्यादा होती है भूमध्य रेखा पे, और घूर्णन गति सबसे कम कहां होती है? ध्रुवों पे। ये ध्यान रखना, ध्रुवों पे तो सबसे कम हो गई और भूमध्य रेखा पर क्या हो गई? सर्वाधिक। कौन? घूर्णन गति। जबकि घूर्णन बल तो जो होता है वो ध्रुवों पर ज्यादा होता है। घूर्णन बल ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ध्रुवों पर अधिक। ठीक है, और भूमध्य रेखा पर कम। भूमध्य रेखा पर कम। ठीक है, यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब अपने को मैच करना है, क्वेश्चन है अपना, सुमेलित करना है। ग्रीष्म संक्रांति, जिसको हम कर्क संक्रांति भी कहते हैं, यह बिल्कुल सही है, 21 जून को होती है। शीत संक्रांति, जिसको हम मकर संक्रांति भी कहते हैं, यह 22 दिसंबर को होती है, बिल्कुल सही है। बसंत विषु 21 मार्च को होता है, तो इसका ये चौथा राइट होगा। और शरद विषु जो होगा ये 23 सितंबर को होता है, तो ये इसका राइट होगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। ए का पहला 2 जगह आ रहा है और बी का दूसरा ये वाला हो जाएगा। बाकी हम मैच कर लेते हैं। सी का चौथा हो रहा है और डी का तीसरा होता है, तो बिल्कुल सही है, ये हो गया। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले, तो ये प्रथम जो व्यक्ति थे ये कौन थे? भास्कराचार्य। ओके, पृथ्वी की उपसौर की स्थिति किस महीने में होती है? तो दोस्तों यहां पे ये याद रखना, ये है हमारा सूर्य और हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर क्या चक्कर लगाती है? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है हमारी पृथ्वी। ठीक है, तो अब जब हमारी पृथ्वी सूर्य से सबसे पास होती है, तो सबसे पास होती है उस स्थिति को कहते हैं उपसौर, और सबसे दूर होती है उस स्थिति को कहते हैं अपसौर। ठीक है, यह ध्यान रखना है। अब उपसौर की जो स्थिति है, ये उपसौर की स्थिति बनती है 3 जनवरी को और अपसौर की स्थिति बनती है 4 जुलाई को। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा, पृथ्वी की उपसौर की स्थिति जनवरी में बन जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर दिवस कितनी अवधि का होता है? तो सौर दिवस होता है दोस्तों 24 घंटे का। और नेक्स्ट आता है नक्षत्र दिवस कितने दिन का होता है, कितने घंटे का होता है? तो नक्षत्र दिवस होता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का। तो दोस्तों और भी है, आगे देख लेते हैं अपन, और कोई है क्या अपना क्वेश्चन? तो बस ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे एसएसटी ज्योग्राफी के क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारे क्लियर हुए होंगे और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। थैंक यू, जय हिंद।
हेलो साथियों, नमस्कार। मैं जे.एच. चौधरी, प्रयास के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज जो थर्ड ग्रेड L2 का जो पेपर हुआ है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और हम हिस्ट्री के सेगमेंट के जो क्वेश्चन थे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पेपर बहुत ही स्टैंडर्ड और लेवल का था अकॉर्डिंग टू सिलेबस। राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें और NCERT को फॉलो करते हुए ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा और सीरियसली आप सारे पेपर्स दें, तो आगामी जो आपका जनवरी माह में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है और हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे मिल जाए। तो देखते हैं हम 81 से क्वेश्चन देखते हैं। ये हिस्ट्री का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य है। 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनमें से कौन सा गलत है उसके बारे में हमें बात करनी है। तो देखो, पहला स्टेटमेंट है कि पक्की मिट्टी का हल। इसका मतलब हड़प्पा स्थलों के अलग अलग स्थानों से जो हमें पुरातात्विक सोर्स मिले, उन सोर्स से पहला स्टेटमेंट ले रखा है कि पक्की मिट्टी का हल बनावली से मिला है। बिल्कुल सत्य है, बनावली से पक्की मिट्टी का हल का खिलौना मिला है। एकमात्र संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का यह स्थल बनावली होगा जहाँ से हमें पक्की मिट्टी का हल मिला है। ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा की पूर्वी सीमा सुतकागेंडोर है, तो ये गलत है। हड़प्पा सभ्यता के हम चारों दिशाओं के अंतिम स्थान की यदि हम बात करते हैं तो आप देखोगे कि ऊपर तो है भारतीय सीमा का सबसे उत्तर का अंतिम स्थान मांडा होगा, कश्मीर का। इधर नीचे आप देखोगे तो महाराष्ट्र का देमाबाद होगा और इधर पश्चिम में देखोगे तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान वाला स्थान होगा और पूर्व की सीमा देखोगे, बलूचिस्तान का जो स्थान है सुतकागेंडोर, तो ये पश्चिम की सीमा है और यहाँ क्या दे रखा है, पूर्व की सीमा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया है और पूर्व की सीमा जो है मेरठ के अंदर आलमगीर है, यूपी हिंडन नदी के किनारे। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया है। अगले स्टेटमेंट देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के बाट 16 के गुणांक में थे। बिल्कुल करेक्ट है, बाट जो थे 16 के गुणांक में थे और माप जो है वो माप कितने के गुणांक में थे, 10 के गुणांक में थे। नेक्स्ट, एक मुद्रा पर लड़ता हुआ बाघ का अंकन। हाँ, तो बाघ का अंकन आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, एक मोहर पर जो लड़ रहा है और ये मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त हुआ है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि किस स्थान से पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति के चित्रांकन वाली मोहर मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक विकसित जल प्रबंध का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मतलब वाटर स्टोरेज करने का जो एक व्यवस्थित जल प्रणाली, आप ऐसे कह सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहाँ से देखने को मिलता है, तो लोथल है, हड़प्पा है, धौलावीरा है, सुतकागेंडोर है। तो हड़प्पा सभ्यता में धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ से हमें जल प्रबंधन या बड़े बड़े बांध मिले हैं। यहाँ से पक्के बांध दिखाई देते हैं। 16 से अधिक डैम आपको देखने को मिलेंगे जो विश्व की सबसे प्राचीनतम जल संग्रहण प्रणाली हम मानते हैं। और धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है जो 3 भागों में बटा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल है धौलावीरा जो डिवाइडेड बाय 3 पार्ट, कितने भागों में बटा हुआ है, 3 भागों में बटा हुआ है। ये जो पश्चिम का दुर्ग टीला है, तो ये जो दुर्ग टीला है ये डिवाइडेड हो रखा है 2 पार्ट के अंदर, और तीसरा जो है वो नगर टीला है। तो इस प्रकार से ये एकमात्र ऐसा हड़प्पा स्थल है जहाँ से जल प्रबंधन के साक्ष्य तो है ही है और उसके साथ साथ में 3 खंडों में बटा हुआ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुद्रा पर कौन सा पशु अंकित है। इसका मतलब मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है, उस मोहर के ऊपर आप देखोगे एक योगी बैठा है आलती पालती मारकर ध्यान की मुद्रा में, और उस योगी
कि मूर्ति के तीन ओर आपको क्या दिखाई देंगे? पशु दिखाई देंगे। ये पशुओं से घिरा हुआ एक योगी है जो ध्यान की मुद्रा में बैठा है, और इसके तीन ओर क्या दिखाई देंगे आपको? पशु दिखाई देंगे। तो सामने की ओर तो दो हरिण दिखाई दे रहे हैं, सामने की ओर क्या दिखाई दे रहे हैं? दो हरिण दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक तरफ गैंडा एंड भैंसा है, तो दूसरी तरफ हाथी और क्या है? बाघ है। अब यहाँ ऑप्शन देख लीजिए आप। ऑप्शन में क्या डाला है? सिंह, हाथी, भैंसा, वृषभ। तो ये गलत हो गया। व्याघ्र, हाथी, गैंडा, वृषभ, ये भी गलत हो गया। वृषभ, भैंसा, हाथी, गैंडा, ये भी गलत हो गया। तो नेक्स्ट हो गया व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा। इसका डी आंसर सही है। जॉन मार्शल ने इसको पशुपतिनाथ शिव या प्रोटोशिवा की संज्ञा दी, आद्य शिव की संज्ञा दी है। किसने? जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने जब इस मोहर को देखा तो जोर से चिल्लाया, ओ माय गॉड, दिस इज ए शिवा, कि ये तो कौन है? ये शिव है। पशुपतिनाथ शिव की संज्ञा दी है, तो इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह हड़प्पा स्थल जहां से उत्तर हड़प्पा कालीन घोड़े की अस्थियां मिली है। तो लेटर हड़प्पियन घोड़े की अस्थियां मिली है। तो जनरली अपन पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे, ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का ये एक स्थल है सुरकोटड़ा, जहां से उत्तर हड़प्पा कालीन घोड़े की अस्थियां मिली है, और ये सुरकोटड़ा स्थल जो है गुजरात का है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियां मिली है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे। और सुरकोटड़ा की खोज 1967-68 में जगपति जोशी के द्वारा की गई थी, ये ध्यान रखना है। और ये कच्छ के रन में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, असत्य है। एक तरफ अवशेष दे रखे हैं और दूसरी तरफ स्थान दे रखे हैं कि कौन से स्थान से कौन सा अवशेष प्राप्त हुआ है। चांदी के दो मुकुट, हरियाणा का स्थान है कुणाल, जहां से चांदी के दो मुकुट मिले, पहला सत्य है। दूसरा है शॉल ओढ़े हुए पुरोहित की मूर्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। शॉल ओढ़े हुए पुरोहित की मूर्ति हड़प्पा से न मिलकर कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से मिली है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट है फारस की मोहरें। तो फारस की मोहरें लोथल से मिलती है। इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता समकालीन जो सभ्यताएं थी, मिस्र, मेसोपोटामिया या पर्शियन की सभ्यता, तो इनके साथ हमारा व्यापार वाणिज्य होता था, अर्थात थर्ड स्टेटमेंट भी सत्य हो गया। खेल का स्टेडियम, तो खेल का स्टेडियम जूनी कुरान से मिला है, ये भी सत्य है। तो जूनी कुरान गुजरात का स्थल है। 1967-68 में इसको जगपति जोशी के द्वारा खोजा गया था। और गुजरात का ये एक स्थान है धोलावीरा। तो धोलावीरा से एक स्टेडियम मिला है, जबकि जूनी कुरान से दो खेल के मैदान मिलते हैं। तो इसका असत्य कथन कौन सा हो गया? सेकंड, शॉल ओढ़े हुए पुरोहित की मूर्ति हड़प्पा में न होकर कहाँ है? मोहनजोदड़ो में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता नहीं थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का वो कौन सा स्थल है जहाँ से हमें हड़प्पा सभ्यता के समकालीन विश्व की कौन सी सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन विश्व की दो सभ्यताएं आपको देखने को मिलेगी, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, इसके अलावा जो भी बचा है वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नहीं है। तो आपका सीधा सीधा आंसर हो गया यूनान, ब्रिटेन एंड बेबीलोनिया की सभ्यता। तो इसका 1, 2, 5। ठीक है, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। इसके अलावा चाइना की सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। असत्य कथन है।
एक तरफ नदी दे रखी है और दूसरी तरफ सभ्यता स्थल दे रखा है, अर्थात कौन सी नदी के किनारे कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल विकसित हुआ या हमें प्राप्त हुआ। रंगोई नदी है जिसके किनारे हरियाणा का बनावली स्थल है, बिल्कुल करेक्ट है। रावी नदी के किनारे हड़प्पा है, बाएं तट पर है। भोगवा के किनारे लोथल है और मादर के किनारे धौलावीरा, ये गलत है। धौलावीरा स्थल जो है गुजरात का स्थल है, लेकिन ये दो नदियों के मध्य स्थित है, मानहर व मानसर नदियों के मध्य स्थित है, जबकि मादर नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का गुजरात का स्थल है रंगपुर। और रंगपुर ऐसा स्थल है जो आज़ादी से पूर्व खोज लिया गया था। जब इंडिया का विभाजन हुआ तो हड़प्पा सभ्यता के भारतीय सीमा में केवल दो ही स्थल शेष रहे थे, एक तो रंगपुर जो मादर नदी के किनारे था और दूसरा कोटला निहंग खां जो रोपड़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में आता है सतलज नदी के किनारे। तो इसका असत्य कौन सा हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे लंबा अभिलेख पूछा है कि किस हड़प्पा स्थल से सबसे लंबा हड़प्पा स्थल से हमें प्राप्त हुआ है। तो मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा एंड राखीगढ़ी। तो देखिए हड़प्पा स्थल से हमें सबसे लंबा अभिलेख प्राप्त हुआ है जो 26 अक्षरों वाला है। कितने अक्षर है? 26 अक्षरों वाला। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल है, लगभग आज की बात करें तो 2000 प्लस स्थल हो चुके हैं, उन सब में सबसे लंबा अभिलेख जो मिला है वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। अगर मान लेते हैं कि हड़प्पा इसमें ऑप्शन नहीं है तो फिर आपका ऑप्शन धौलावीरा हो जाएगा। धौलावीरा से भी 10 अक्षर वाला एक सूचना पट मिला है, साइन बोर्ड मिला है। जबकि राखीगढ़ी जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, ध्यान रखना है। लोथल एक बंदरगाह स्थल है और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान का पहला और पाकिस्तान का पहला और संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का दूसरा बड़ा हड़प्पा स्थल हो गया। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? यही क्वेश्चन आ गया। देखिए अभी तो धौलावीरा जो है भारत में है, गुजरात का स्थल है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान का है। बनावली हरियाणा का स्थल है। राखीगढ़ी भी हरियाणा का स्थल है और राखीगढ़ी संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। ठीक है, जो 1967-68 में ही इसकी खोज हो गई थी, लेकिन इसका उत्खनन बहुत बाद में हुआ। 1998-99 अमरिंदर कुमार के द्वारा किया गया, जो 2016 के बाद आप देखते हो तो संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाजवर्द मतलब मणि, जिसको इंग्लिश में अपन कह सकते हैं लैपिस लाजुली। ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार जीके के सेगमेंट में भी पूछा गया है। लैपिस लाजुली लाजवर्द को ही बोला जाता है और ये हड़प्पा सभ्यता के लोग बाहर से आयात करते थे। आयात कहाँ से करते थे? अफगानिस्तान है ना का एक स्थान है बदकसा, बदकसा से इसको मंगाया जाता था। बहरीन के जो लोग हैं ये हड़प्पा सभ्यता तथा मिस्री एंड मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य बिचौलिए का कार्य करते थे, व्यापारिक डील करवाते थे। ठीक है ना। बगदाद इराक की कैपिटल है। चनूरो पाकिस्तान का एक नगरीय स्थल माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की तिथि का निर्धारण किसने किया था? तो सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की तिथि का निर्धारण जो हड़प्पा सभ्यता का डायरेक्टर था, जिसके निर्देशन में खोज और उत्खनन का काम हो रहा था, उसी के द्वारा किया गया था। और डायरेक्टर उस समय जॉन मार्शल था। तो जॉन मार्शल के द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की तिथि का निर्धारण सुमेरियन अभिलेखों के आधार पर किया गया। सुमेरिया का एक सरगौन अभिलेख है, उसको आधार बताते हुए 3250 से 2750 ईसा पूर्व का जो टाइम बताया गया वो जॉन मार्शल के द्वारा और सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की तिथि का निर्धारण करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता का पतन के कारणों में सही है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हो गया। इससे संबंधित 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं कि कौन सा कारण किस
पुरातत्वविद या इतिहासकार ने बताया। तो फेयर सर्विस और रफीक मुगल कहता है कि इकोसिस्टम असंतुलित हो गया, पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ। तो बिल्कुल सही है कि कुछ स्थलों का विनाश इकोसिस्टम में चेंजेस की वजह से हुआ होगा। तो पहला स्टेटमेंट भी सत्य है। जॉन मार्शल कहता है बाढ़ की वजह से, ये भी सत्य है। स्टुअर्ट पिगाट और व्हीलर कहते हैं आर्यों के आगमन, तो ये भी सत्य है। KR कैनेडी मलेरिया कहता है अर्थात महामारी। तो इसका मतलब ये सभी सत्य, चारों ही सत्य माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग आर्थिक गतिविधियों के संबंध में असत्य कथन है। बालाकोट व लोथल के लोग चीफ के कार्य में दक्ष थे, बिल्कुल करेक्ट है। बालाकोट और लोथल दोनों ही बंदरगाह स्थल है और यहाँ से खूब सारी सीपी मिलते थे, इससे ये विभिन्न प्रकार के ऑर्नामेंटल्स बनाते थे। लाल एवं काले मृदभांड बनाने में शिल्पी दक्ष थे, बिल्कुल। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता अगर मृदभांडों की देखा जाए तो रेड एंड ब्लैक वेयर, लाल काले मृदभांड वाली सभ्यता हम कह सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। इस सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि नहीं था। यहाँ देखो आप, झोल है, कृषि नहीं था। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय ही कृषि था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि, और बड़े पैमाने पर कृषि होती थी। अक्टूबर नवंबर माह में जब नदियों का पानी कम होता था या सूख जाता था तब फसल बोई जाती थी। मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता था। नेक्स्ट है, इस सभ्यता का आर्थिक संपन्नता का आधार व्यापार, बिल्कुल सत्य है। हड़प्पा सभ्यता की संपन्नता का आधार ट्रेड था, व्यापार वाणिज्य होता था। राष्ट्रीय मतलब हड़प्पा स्थलों के बीच में तो हो ही रहा है, उसके अलावा समकालीन मिस्री एंड मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ भी होता था। तो इसका थर्ड स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ग्रेड 2, 3, 4 और फर्स्ट, सभी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा स्थल पाकिस्तान में है या भारत में है। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, कोट दीजी भी पाकिस्तान में है, चनुदड़ो भी पाकिस्तान है, लेकिन मुंडीगाक जो है वो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, लेकिन वो अफगानिस्तान में। कहाँ है? अफगानिस्तान में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता के निर्माता है। इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो भी स्थल है वहाँ से उत्खनन के दौरान जो मानव अस्थियाँ या मानव प्रजाति के साक्ष्य मिलते हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में निम्न प्रजाति के लोग पाए जाते थे। तो भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे, बिल्कुल करेक्ट है। सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोगों के ही साक्ष्य मिले हैं। इन सब में से कोई एक छांटना हो तो आपका आंसर भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। हाँ, सौथी सभ्यता के लोग भी थे, जैसे अपन कालीबंगा सभ्यता को पढ़ते हैं। तो अमलानंद घोष कहते हैं कि सौथी सभ्यता के लोग अलग स्थान पे जाकर अलग अलग स्थलों का निर्माण करते हैं, जैसे कालीबंगा का निर्माण सौथी सभ्यता की देन है। इसलिए अमलानंद घोष ने सौथी सभ्यता को क्या संज्ञा दी? कालीबंगा प्रथम की संज्ञा दी। तो ये भी सत्य है। द्रविड़ प्रजाति के लोग बिल्कुल ये भी सत्य मानते हैं। राखलदास बनर्जी जो कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ प्रजाति के लोग थे। और कुछ इतिहासविद मानते हैं कि सुमेरिया सभ्यता के लोग आए और यहाँ इस्टेब्लिश हुए। इसका मतलब ये चारों ही कथन सत्य है। तो ये हमारे क्या थे? हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन थे। आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद सभी को। ऐसे ही मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी सफलता के और 2 कदम बढ़ते रहिए। और निश्चित हम वादा करते हैं कि जब तक आप पूरे पेपर दोगे तो 7-8 बार आपका सिलेबस रिवाइज हो चुका होगा। और गारंटी है आप जिस दिन एग्ज़ाम में बैठोगे तो ऐसा फील होगा कि यस, आई हैव दैट पोटेंशियल या वी हैव दैट पोटेंशियल, वी कैन डू इट। धन्यवाद सभी को।